अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस का पहला पीक गुजर चुका है। इस दौरान कोरोना ने जो तबाही मचाई उसमें लाखों अफराद कोरोना से बीमार हुए, हजारों की अमवात हुई। मगर सख्त लॉकडाउन के बाद अब सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। नए केसेस में कमी के बाद पाबंदियां भी नरम कर दी गई हैं, मईशत खुल रही है। मगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ रही है। कोरोना के मरीजों की तादाद 1,81,000 से जायद हो गई है। 3,590 अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 4,471 केसेस सामने आए, 89 अमवात हुई, जबकि 30,520 टेस्ट किए गए। यानी जो मस्बत केसेस की शरह है उसमें कमी जरूर आई है, मगर तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव के बावजूद लॉकडाउन उठा लिया गया है। 20 जून से बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन भी खोल दिए गए हैं और अब पाकिस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में भी शामिल हो गया है जहां कोरोना के केसेस और अमवात में तेजी आ रही है। ब्राज़ील, मेक्सिको, भारत और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल बिगड़ रही है और ये चारों ममालिक दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल हो गए हैं जहां कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात की शरह तेजी से बढ़ रही है और वो कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। इस हवाले से BBC में शाया एक हफ्ते के डेटा के मुताबिक ब्राज़ील में रोजाना 20,000 से जायद नए केसेस आ रहे हैं, रोजाना 1,000 से जायद अमवात हो रही हैं। मेक्सिको में रोजाना 4,000 से जायद नए केसेस और 600 के करीब अमवात हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान में रोजाना 6,000 के करीब केसेस आ रहे हैं, 100 से जायद अमवात हो रही हैं, जबकि भारत में रोजाना 10,000 से जायद केसेस और 500 से जायद अमवात हो रही हैं। अगर आबादी के तनासुब से पाकिस्तान का भारत से मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात ज़्यादा हैं। हालांकि अगर शराय अमवात देखा जाए मस्बत केसेस में तो वो भारत की ज़्यादा है। उस हिसाब से आबादी के तनासुब से भारत में अमवात और केसेस की तादाद ज़्यादा होती है, मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में फ़ी 10 लाख पर 820 केसेस हैं, जबकि भारत में फ़ी 10 लाख पर आधे से भी कम 309 केसेस हैं। पाकिस्तान और भारत में अमवात की शरह का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में फ़ी 10 लाख में कोरोना से 16 अमवात हुई हैं और भारत में फ़ी 10 लाख में 10 अमवात हुई हैं। यानी पाकिस्तान में 16 और भारत में 10। पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म करके स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली इख्तियार की गई, जिसके तहत मुल्क के 20 शहरों के कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है और दावा किया गया है कि उसके इस्लामाबाद और पंजाब में मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक G9 सेक्टर में स्मार्ट लॉकडाउन से नए केसेस में तकरीबन 50 से 60% कमी आई है। उनका कहना है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन ना किया जाता तो केसेस की तादाद रोजाना 45 से 50 तक हो जा सकती थी और अगर स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहा तो नए केसेस में 90% तक कमी आ जाएगी। इस्लामाबाद के सेक्टर G9-2, G9-3 और कराची कंपनी को 13 जून को सील किया गया था और अब इस्लामाबाद के मजीद 6 इलाके सील करने की तैयारियां हो रही हैं। इसी तरह पंजाब में नए केसेस और अमवात की शरह में भी कमी नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज पंजाब में 1,523 नए केसेस और 60 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि इससे एक रोज कबल 2,538 नए केसेस और 82 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। जबकि डॉन अखबार के मुताबिक पंजाब के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 11 जून को 1,031 रिकॉर्ड की गई, जो 20 जून तक 861 हो गई। मगर हैरानकुन तौर पर इस दौरान पंजाब में टेस्ट की तादाद में कमी आई है, जबकि इसके मुकाबले में सिंध में सूरत हाल मुख्तलिफ है। पंजाब के मुकाबले में सिंध की आबादी कम होने के बावजूद वहाँ टेस्ट की तादाद पंजाब से बढ़ गई है। सिंध और पंजाब के गुज़िश्ता 10 दिनों के डेटा का जायजा लें तो उसके मुताबिक पंजाब में 12 जून से 21 जून तक 99,797 टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 16,856 केसेस सामने आए। यानी नए सामने आने वाले केसेस की शरह 16.8% थी, जबकि सिंध में इस दौरान 1,13,151 टेस्ट किए गए। पंजाब में 99,000, सिंध में 1,13,000। हालांकि पंजाब की आबादी सिंध से कई ज्यादा और 20,000 इन 1,13,151 टेस्ट में से 20,372 केसेस मस्बत आए। इस डेटा के मुताबिक सिंध में कोरोना के नए केसेस की शरह 18% है, यानी मस्बत केसेस की शरह पंजाब से ज्यादा है। पंजाब में कम होकर 16.8% है, जबकि सिंध में सूरत हाल बिगड़ रही है। कोरोना की मामूली अलामात वाले मरीजों की घरों में मुसलसल अमवात हो रही हैं और 3 माह के दौरान 182 अफराद की सिंध में घरों में मौत हो चुकी है। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक महकमा सेहत सिंध के हुक्काम का कहना है कि 19 मार्च से लेकर 19 जून तक सिंध में कोरोना से 1,013 अमवात हुई हैं, जिनमें से 182 अफराद का इंतकाल घरों में हुआ। उनमें से तकरीबन 170 अफराद का ताल्लुक कराची से था। खबर के मुताबिक जिन लोगों की घरों में मौत हुई उनमें या तो कोरोना की मामूली अलामात थी या फिर एक भी अलामत नहीं थी।
महकमा सेहत सिंध के हुक्काम का कहना है कि ऐसे अफराद को 2 हफ्तों के लिए घरों में रहने की हिदायत की गई थी ताकि वो दूसरे लोगों को मुतासिर ना कर सके। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने भी घरों में होने वाली अमवात की तस्दीक की है। उनका कहना है कि लोग अस्पताल आने से घबरा रहे हैं और मालूमात भी फराम नहीं कर रहे हैं, और ये अमवात जो हुई इस द न्यूज़ की स्टोरी की उन्होंने तस्दीक की। हॉस्पिटल्स में डेथ्स होती हैं वो तो हमारे रिकॉर्ड में हैं, जो घरों पे डेथ्स होती हैं वो हमारे बिल्कुल रिकॉर्ड में आ जाती हैं। और ये 182 डेथ्स जो घरों में हुई हैं उनके लिए मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि हमारे होम आइसोलेशन का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हम हर रोज़ उनसे राब्ते में रहते हैं और अगर उन्हें कोई सिम्टम्स होते हैं तो वो हमें इत्ला देते हैं फ़ोन पे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो अस्पताल नहीं आना चाहते और इस वजह से अपने बारे में बताना गवारा नहीं करते कि उन्हें कोई तकलीफ़ है, और इस वजह से जो है उनकी अमवात हो जाती है घरों में। न्यूज़ में वकार भट्टी की रिपोर्ट, उसकी तस्दीक भी सामने आ रही है। घर में कोरोना के मरीजों की अमवात हो रही हैं। मामूली अलामात या अलामात नहीं थी और उन्हें घरों में रहने को कहा गया था और उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। घरों में खामोशी से ये जो अमवात का मामला है ये दुनिया में और जगह भी देखा गया कि क्लॉट्स पड़ जाते हैं जिसकी वजह से या तो हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है अगर कोरोना वायरस जिस्म में इस तरीके से अमल करे। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर सूबों की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन पर तनकीद की। उनका कहना था कि अगर सूबे मुझसे पूछ लेते, मेरी बात मान लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि दिहाड़ीदार का सोचे बगैर ऐसा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। मगर यूरोप को देखते हुए सख्त लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन शुक्र है मेरी बात सुन ली। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोज़गार ले लिया तो उनके घर वालों का क्या बनेगा? जब तक आप ये नहीं सोचते आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम एक पैनिक सी हो गई, सब ने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो यूरोप में देख रहे थे, उनको देखते देखते अब यूरोप के और हालात थे, वुहान सिटी चाइना में और हालात हैं, हमारे हालात ही और थे, लेकिन हमने सख्त लॉकडाउन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले भी सूबों की जानिब से किए गए लॉकडाउन के फैसले पर तनकीद करते रहे। हालांकि लॉकडाउन का सबसे पहले फैसला सिंध ने किया जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान ने भी लॉकडाउन का फैसला किया। पंजाब में तो ये आमतौर पर तासुर है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माने बगैर फैसला कर लें, या फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की राय के बगैर फैसला कर ले। ये कैसे हो सकता है? फिर दूसरी अहम बात है कि इस्लामाबाद में तो किसी सूबे की नहीं, वफाक की हुकूमत है। इस्लामाबाद में भी वही लॉकडाउन कैसे हुआ जो कि मुख्तलिफ सूबों में किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि जब लॉकडाउन के मस्बत नताइज सामने आ रहे थे तो वज़ीर-ए-आज़म कौम को मुबारकबाद दे रहे थे। आज कह रहे हैं कि हमारे हालात उन ममालिक जैसे नहीं थे। उस वक्त कह रहे थे कि ममालिक से अलग इसलिए हैं क्योंकि हमने टाइम पर लॉकडाउन किया। उसका क्रेडिट देते रहे, उस पर कौम को मुबारकबाद देते रहे। इसके मुताबिक जो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि इसके मुताबिक आज नहीं 25 अप्रैल तक हम अंदाज़ा ये था कि 50,000 कोरोना के मरीज़ होंगे पाकिस्तान में, और आज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंशाल्लाह 12 से 15,000 तक कोरोना के मरीज़ होंगे। आज हम इस खुशकिस्मत कंडीशन में इसलिए, और खुशकिस्मत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दुनिया में और मुल्कों का हाल देखें इस वक्त कि किस तरह 1000 800 दिन में लोग मर रहे हैं वहाँ। तो उसके मुकाबले में मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जब मुआवजा किया जाए तो हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। तो और मैं ये इसलिए भी हैं कि जब 26 कोरोना के केसेस थे पाकिस्तान में 13 मई के करीब, तो हमने तब लॉकडाउन किया था पाकिस्तान में। हमारा लॉकडाउन कामयाब क्यों हुआ अब तक जितना भी हुआ है? कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं अलाउड, कोई क्रिकेट मैचेस कैंसिल किए, 23 मार्च की परेड कैंसिल की, स्कूलें, शादियां, शॉपिंग मॉल्स वो बंद कर दिए। यानी जिधर जिधर लोग इकट्ठे हो सकते थे वो हमने बंद कर दिए, और वो बंद रहेंगे। जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया,
और दूसरा अवाम का भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। जब लॉकडाउन के नताइज सामने आ रहे थे, खुद हुकूमत ने इन्फोर्स किया, पाकिस्तान के केसेस दुनिया से कम थे, तो वज़ीर आज़म बाकायदा लॉकडाउन को क्रेडिट दे रहे थे, अवाम को भी क्रेडिट दे रहे थे। फिर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया और अब जिम्मेदारी अवाम पर डाली जाती है कि अवाम ने सूपीस की पासदारी नहीं की। ज़ाहिर है अवाम की भी जिम्मेदारी है, मगर हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी थी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने भी उस वक्त कोरोना का फैलाव रोकने में जो लॉकडाउन था, जो पाबंदियां थी, उनके मौसर होने को माना। एक तो ये कि जो बंदिशें की गई हैं उसकी वजह से इसके फैलाव को रोकने में वो असरअंदाज साबित हुआ है और उससे कमी वाक़या हुई है। यानी अगर हम ये बंदिश न लगाते तो इस वक्त इससे कहीं ज़्यादा केस हो सकते थे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा कि लॉकडाउन के बाद से कोरोना के केसेस में कमी आ गई है। जब से हमने ये लॉकडाउन शुरू किया है और लोगों का चलना फिरना उसमें कमी आई है, तो हमने कैटेगोरिकली देखी है कि पिछले 2 दिनों के अंदर भी थोड़ी सी कमी आ गई है केस रिपोर्टिंग की, जिसकी वजह से फ़ायदा सामने साफ जाहिर है। मैं यकीन से कहती हूँ सारी दुनिया ने अब ये देख लिया कि जहाँ हमने प्रॉपर लॉकडाउन या जहाँ प्रॉपर पाबंदियाँ लगाई हैं, उससे हालात बेहतर होने शुरू हो गए। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने भी लॉकडाउन के असरात का एतराफ़ किया और इसमें तौसी की भी उन्होंने बात की कि मज़ीद तौसी होनी चाहिए। स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे विजिबली देख रहे हैं तो यकीनन काफ़ी फ़र्क आया है। लोगों का चलना फिरना काफ़ी कम हुआ है और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितना लोग बाहर कम जाएंगे उतने ही जो ट्रांसमिशन है वायरस की वो कम होगी। सब यानी आप चाहेंगे अभी कि लॉकडाउन में इजाफा ही रहे। सिंध की भी ये राय है, पंजाब भी समझता है कि कम से कम 15 दिन का हमें लॉकडाउन अभी मजीद चाहिए। आप भी चाहते हैं कि लॉकडाउन कंटिन्यू करें? मेरे ख्याल में कम से कम 15 दिन, शायद इससे कुछ ज्यादा टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस होनी पड़ेंगी। इस्लामाबाद में भी, सिंध में भी, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान में भी। अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अगर सूबे मेरी बात मान लेते, हुकूमत तहरीक इंसाफ की, वज़ीर आज़म खुद क्रेडिट लेते रहे, असद उमर साहब लॉकडाउन को क्रेडिट देते रहे। हमारे साथ सेनेटर शिबली फराज साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं वो मौजूद हैं, जो आज वज़ीर आज़म के इस बयान के वक्त भी मौजूद थे। साथ ही सईद गनी साहब मौजूद होंगे, उससे पूछेंगे सिंध में सूरत हाल क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है। शिबली फराज साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, वज़ीर आज़म ने आज फिर सूबों में डाल दिया कि सूबे मेरी बात मान लेते। एक तो 3 सूबों में आपकी हुकूमत, उस्मान बुज़दार साहब वैसे तो IG भी बदलता है तो वज़ीर आज़म कहते हैं मैंने IG बदल के उसको ये जिम्मेदारी दे दी है, सेक्रेटरी वो नहीं बदल सकते, सारे काम वो वज़ीर आज़म से पूछ के करते हैं। लॉकडाउन उन्होंने वज़ीर आज़म की मंशा के बगैर कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने भी कर दिया और वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद तक में नहीं चली, वहां पर भी वही हो गया जो सूबों ने कर दिया। ये वज़ीर आज़म पहले क्रेडिट लेते थे, अब फिर ये बातें कर रहे हैं। नहीं, देखें शाहजेब, बात यह कि ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात कर रहे हैं जो कि निस्बतन आसान होती हैं, लेकिन एक ऐसी वबा जिसका कि कोई पहले कोई एक्सपीरियंस ना हो किसी भी सतह पर, किसी भी मुल्क पर, तो और एक ऐसी वबा जो कि इंटरनेशनल हो, तो उसमें आपके पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड होती हैं और वो चॉइसेस आप वो करते हैं जो कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ मुताबिकत रखते हों। तो इसलिए ये जो है तो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई गई और जाहिर है कि अब देखें ना, लोग न्यूजीलैंड की एग्जांपल देते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि जो पूरा न्यूजीलैंड है वो साइज में कितना बड़ा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन लाहौर की पॉपुलेशन जितनी है। सो फॉर देम इट इज मच इजियर। वो उनका एक डिफरेंट एक सेटअप है, एक लैंडस्केप है, जबकि हमारा डिफरेंट है। एजुकेशन ज्यादा है यहाँ पे, हमारे यहाँ एजुकेशन कम है। हमारे यहाँ जो है तो जनरली हम इतने डिसिप्लिन लोग नहीं हैं, बदकिस्मती से। हमें अगर ज्यादा डिसिप्लिन होते तो शायद हमारी ये जो डैमेज हुआ है इससे भी आधा डैमेज होता, क्योंकि हमने बड़े अच्छी तरह से इसको मैनेज किया। एक बंदा भी मर जाए तो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, लेकिन शायद हमारे नुकसानात उतने नहीं हुए जितने कि जितनी के बेपरवाही और SOPs का ना फॉलो करना होता है। जैसे ये जो आपने न्यूजीलैंड वाली बात की है, कोई मुकाबला नहीं है, बात दुरुस्त है आपकी, मगर मैं पहले भी कह चुका हूं कि उस वक्त ये बात कही जाती थी जब वजीर आजम कहते थे पाकिस्तान को सिंगापुर जैसी तरक्की दे देंगे, तो सिंगापुर की आबादी भी इतनी है जितनी न्यूजीलैंड की। उस वक्त भी कहा जाता था कि भाई आबादी देखें आप, सिटी स्टेट्स का कहाँ पाकिस्तान के साथ मुकाबला करते हैं। अब आप लोग ये मिसाल दे रहे हैं, मगर
साथ में ये बताइएगा कि अब जबकि नज़र आता है कि आपके तो जो मुख्तलिफ वज़रा हैं वो कुछ भी हो, हर चीज़ का क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को दे रहे होते हैं। G20 अगर कर्ज माफ़ करने की बात करें तो उसका क्रेडिट भी दे देते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म कुछ और चाहते थे, उन्होंने कोई और फैसला कर दिया, इस्लामाबाद तक में वज़ीर आज़म की नहीं चली? देखें, ये तो इनिशियल स्टेजेस की बात है जब ये वबा शुरू हुई थी। असल चीज़ क्या है जिसमें कि ये जिस तरह मैंने कहा कि हिकमत अमली हर इलाके के लिए, इवन पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और कराची मुख्तलिफ है, पॉपुलेशन है, लोग थोड़े से मुख्तलिफ हैं, तो उसमें आप सूबे भी अपनी उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ और अपनी सिचुएशन के मुताबिक फैसले कर रहे थे। और बुनियादी जो बेसिक विजन था वो देखें प्राइम मिनिस्टर खान का, वो यही था कि शाहजेब आप मुझे बताएं कि लॉकडाउन किस हद तक सस्टेनेबल होता है। दूसरी बात ये कि अभी अगर हमने ये दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई है, जब से हमने ओपन अप किया है कि हम जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं उनको हम टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस करते हैं, उनको हम लॉकडाउन करते हैं, लेकिन एक सेलेक्टेड तरीके से। लेकिन अगर हम पूरे मुल्क को बंद कर दें, आपने इंडिया की मिसाल देखी, अब ब्राजील है, दो ऑपोजिट एग्जांपल्स हैं। एक ब्राजील है जिन्होंने कि बिल्कुल खुला छोड़ दिया, उनकी भी बहुत ज्यादा नुकसान हुए, और दूसरा इंडिया है जिन्होंने कि एक्सट्रीम लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन की वजह से उनको बहुत बेइंतहा नुकसान हुए, जानी और माली दोनों तरफ से। तो इसलिए हमने तो जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हमारी पॉवर्टी के फिगर्स हैं, उससे तो हमें यही ऐसा रास्ता इख्तियार करना था। प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ी कंसर्न थी उन लोगों की जो कि वो इस्तेताअत नहीं रखते हैं। शायद मैं और आप जो है तो अफोर्ड कर सकते हैं 1 महीने का लॉकडाउन या 2 महीने का लॉकडाउन, लेकिन इससे इकोनॉमी पे क्या असर होगा, इससे लोगों के कारोबार पे क्या असर होगा। अब आप देख लें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख लें आप, टूरिज्म इंडस्ट्री में आप बताएं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो बंद हुए हैं वो अक्सर उनमें से दोबारा खुल भी नहीं सकेंगे। आप मरी और नथिया गली के वो लोग जो कि 4 महीने के सीजन के लिए, टूरिज्म के सीजन में पूरे साल वो खाते हैं, तो अगर हमने टूरिज्म भी बंद कर दिया उनका हुआ, तो उनका कौन वाली वारिस कौन होगा? शोर साहब, ज़ाहिर है अब इस बात से तो इनकार नहीं है, शिबली साहब जो आप बात कह रहे हैं कि कारोबार का नुकसान है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मगर क्या इस सूरत हाल में टूरिज्म हो सकेगा, ये एक अलग सवाल है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली, उसमें अभी तक उस तरीके से एक्टिविटी नहीं शुरू हुई। ब्राज़ील की आपने मिसाल दी, दुरुस्त आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ, मगर ऐसा नहीं है कि मईशत बच गई है, माली नुकसान भी हो रहा है। असद उमर ने स्वीडन की मिसाल दी थी, तो स्वीडन में जानी नुकसान भी ज़्यादा हुआ और मुआशी नुकसान भी पड़ोसियाँ जितना हुआ। भारत की जो आप मिसाल दे रहे हैं, भारत में लॉकडाउन के नतीजे में मसाइल ज़ाहिर हुए, मगर भारत की बार बार मिसाल देते हैं कि जी वहाँ पर कह रहे हैं कि गुर्बत आदी हो गई है। हफीज़ पाशा साहब, जिनको बहुत ज़्यादा क्रेडिबल आपकी मुआशी टीम मानती है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 50% लोग गरीब हो गए हैं, पाकिस्तान में 1.25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो पाकिस्तान में भी ना मईशत संभली है, ना रेशो इंडिया से बेहतर है। इंडिया में पर मिलियन जो डेथ है पाकिस्तान में उससे ज़्यादा है, इंडिया में जो पर मिलियन केसेस हैं पाकिस्तान में उससे ज़्यादा हैं। हालांकि डेथ रेशो इंडिया का ज़्यादा है, फिर भी पर मिलियन डेथ पाकिस्तान की ज़्यादा है। नहीं, देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ। ये तो इसीलिए आप अंदाजा करें कि ये तो एक कुछ कम अरसे के लिए लॉकडाउन हुआ था। अगर इसको हम लंबा अगर दोबारा कर देते तो हमारी तो इकोनॉमी ने बैठ जाना था। हमारी तो इकोनॉमी हमेशा स्ट्रगल करती आई है, और फिर खास तौर पे इस वक्त जबकि पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी में रिसेशन थी, कसाद बाजारी थी, इस सिचुएशन में हमने तो अपनी मईशत को भी चलाना था। तो हमारे लिए चॉइसेस, देखें, ऑपोजिशन हो या बाकी जो हमारे दोस्त हैं जो कि हमसे इख्तिलाफ रखते हैं, वो अगर उन्होंने हमें कोई एक ऐसी सोल्यूशन दिया हो, एक ऐसा हमें कोई वो हिकमत की एक हमें कोई वो दिया हो, सोल्यूशन दिया हो, तो अगर हमने ना माना हो तो अलग बात है। आप देखें पार्लियामेंट में भी वो क्रिटिसाइज ही करते हैं, इट्स इजी टू क्रिटिसाइज, बट कोई अल्टरनेटिव प्लान दिया कि नहीं? वैसे मगर सिंध हुकूमत जो सोल्यूशन देती है, आप अगर मान भी लें, मुख्तलिफ सूबों पर अप्लाई कर भी दें, तो वज़ीर आज़म फिर डिस्टेंस अख्तियार कर लेते हैं और सिंध हुकूमत के खिलाफ सियासत शुरू हो जाती है। अब आपको लग रहा है सूरत हाल कंट्रोल में है? वज़ीर आज़म को लगता है जो ट्रेजेक्ट्री है वो अब पीक की तरफ जा रही है, जुलाई के आखिर में सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी? 12 लाख केसेज भी बहुत ज़्यादा है, मगर क्या यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी? देखें, जो मॉडलिंग की गई है उससे तो ये जाहिर होता है कि जो जुलाई का पीक है और फिर जो है तो उसके बाद ये कम होना शुरू होगा। हम क्या कर सकते हैं इस दौरान में कि हमने मुकम्मल तैयारी की हुई है, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हर चीज़ की हमने जो हमारी जो गरीबी है उसमें हमने पूरे
इंतजामात किए हैं, लेकिन वो इंतजामात कभी भी इतने नहीं होंगे कि वो पूरी एक 10 करोड़ या खुदा ना खास्ता 15 करोड़ की आबादी को केटर कर सके। इसलिए जो हमारी इस्तिताअत है उसमें हमने पूरे अपनी कोशिश की है कि जो भी बेड्स हों, वेंटिलेटर्स हों, ऑक्सीजन हो, जिसकी कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड प्रोजेक्ट की जा रही है, उसमें हम इस वक्त लगे हुए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ कि वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अगर हमें इंपोर्ट करना पड़े, वो सारे फैक्ट्स गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी भी तादाद के लिए हम रेडी हैं, जाहिर है कि नहीं, हम अपनी जो इस्तिताअत है उसके मुताबिक। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ये सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन हमें तैयार भी होना चाहिए कि सिचुएशन खराब भी हो सकती है और लोगों की अस्पतालों में जगह नहीं भी हो सकती है। तो अब हमारे हाथ में क्या है, लोगों के हाथ में क्या है, वो यही है कि वो कम से कम SOPs फॉलो करें। मतलब मेरे साथ रहिएगा, मैं सईद गनी साहब से गुफ्तगू कर लूँ, फिर आपके इत्तेहादी एक नाराज़ हुए, दूसरे इत्तेहादियों के हवाले से क्या मामलात हैं, आप मना रहे हैं मेंगल साहब को, किस तक कामयाब हुए, मैं उस पर भी बात करूँगा। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो ज़ाहिर एक जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो इस्लामाबाद में हुआ, वो कह रहे हैं जी फ़र्क आ रहा है। पंजाब में जो पॉजिटिव केसेस का रेशो है उसमें कमी आई है। सिंध में पॉजिटिव रेशो अभी भी हायर साइड पर है, आपने भी लॉकडाउन किया, उसके नतीजे नहीं आ रहे हैं, आप लोगों से क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? लेकिन सर एक तो बात यह है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन कहीं हुआ भी है तो मैं नहीं समझता कि 2-3 दिनों में कोई रेट को नीचे आ जाना चाहिए। उसके लिए भी एक वक्त दरकार होता है, तो कम से कम हफ्ता 2 हफ्ते उसको लगेंगे तो पता चलेगा कि उसकी अफादियत कितनी थी। पंजाब में उनकी आबादी के तनासुब से अगर देखें तो वहाँ टेस्ट वो बहुत कम कर रहे हैं। सूबा सिंध में टेस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है और अब तो हम तकरीबन 14,000 के करीब पहुंच गए हैं। 14,000 भी हमने किए हैं मैक्सिमम, मतलब उसके लगभग कर दिए हमने। तो जितने आप टेस्ट ज्यादा करेंगे उतने आपके पास नंबर्स ज्यादा आएंगे। सूबा सिंध के तकरीबन कोई 7,500 पर मिलियन के करीब टेस्ट हैं और पंजाब के 4,000 के करीब भी नहीं पहुंचे हैं। तो अगर इतना बड़ा फर्क होगा टेस्ट में तो डेफिनेटली नंबर्स हमारे ज्यादा होंगे और वो नंबर इसलिए ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैसे मगर नंबर ऑफ टेस्टिंग ठीक है, आपके बिल्कुल दुरुस्त बात है, आप कह रहे हैं कि आपकी ज़्यादा है, हालांकि पंजाब की ज़्यादा होनी चाहिए आबादी के तनासुब से, मगर वो कहते हैं जहां सिम्टम होते हैं हम सिर्फ उनको कर रहे हैं टेस्ट, जो ज़रूरत के तहत वो लोग टेस्ट कर रहे हैं और उसमें भी जो मस्बत नताइज हैं वो सिंध से कम हैं, तो बाय पॉलिसी कर रहे हैं वो, तो सूरत हाल तो वहाँ बेहतर है। फिर अल्लाह करे कि बात ठीक हो, खुदा करे कि वहाँ लोग बिल्कुल हो ही ना, लेकिन पूरे मुल्क में जब नंबर इतना फैला हुआ हो और KPK की सूरत हाल आपके सामने है, इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने है, तो वैसे समझ में नहीं आती है बात के पंजाब में जो वो आर्गूमेंट दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे अगर ये बात दुरुस्त है तो इसी तरह ठीक है, लेकिन हमारे पास तो ये इतलात है कि शायद वहाँ टेस्ट करने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा और शायद जानबूझ की कोशिश ये की जाती है कि नंबर ऑफ टेस्ट कम हो ताकि नंबर्स कम आए और जो एक नैरेटिव है PTI की गवर्नमेंट का उसको सही साबित किया जाए। मतलब मगर जो स्मार्ट लॉकडाउन है, आपने भी कुछ इलाके बहरहाल लॉकडाउन तो किया, आपकी मर्जी थी कि पूरा लॉकडाउन हो, मगर आपने किया, वहां पर आप पासदारी नहीं करा पा रहे हैं, अमल दरामद नहीं करा पा रहे हैं लॉकडाउन पर। देखिए सिर्फ सूबा सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है इस पर एतराज़ात हैं और बिल्कुल शायद दुरुस्त भी हैं। और अब हमने तो NCOC की जो मीटिंग हुई जिसको PM साहब ने खुद चेयर किया था, उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, हमें उसके मुताबिक 2 हफ्ते का लॉकडाउन और फिर 2 हफ्ते के लिए अलाउ करना चाहिए। अगर वो हम करेंगे तो शायद इसका कोई फायदा होगा, वरना ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हम कर रहे हैं इसका इतना बेनिफिट हमें होगा नहीं। तो हमारा मौक़िफ़ उस वक्त भी मुख्तलिफ था, लेकिन चूंकि इस वक्त हम इस बात के पाबंद हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो डिसीजन करती है हम उसको फॉलो करें, तो जो स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है इस वक्त सूबा सिंध में वो हमारी चॉइस पे नहीं हो रहा और हम इससे मुतमईन नहीं है। और सब आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं मानी, वजीर आजम कह रहे हैं सूबों ने उनकी पहले बात नहीं मानी, मान लेते तो शायद इतना नुकसान भी ना होता जो मईशत का हो गया। अल्लाह रहम करे, अगर वजीर आजम की बात मानते तो पता नहीं हम कहाँ होते। लेकिन ये कि सूबा सिंध ने नहीं मानी है तो समझ में आती है, लेकिन पंजाब भी नहीं मानता, वज़ार साहब नहीं मानते, बड़ी कमाल की बात है, महमूद खान नहीं मानता, बड़ी कमाल की बात है। तो इस्लामाबाद के वजीर आजम खुद है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहां पर भी लॉकडाउन हुआ था और वहां पर भी वही फैसले हुए थे जो सूबा सिंध ने, पंजाब ने, KP ने किए थे। तो वजीर आजम साहब को मेरा ख्याल है कि जब वो बात करते हैं तो शायद वो ख्याल नहीं करते कि उन्होंने पहले क्या क्या बातें कही थी। और एक दिन सुबह वो गालिबन 30 अप्रैल की डेट थी,
जब सुबह उन्होंने कहा था कि अशराफिया ने लॉकडाउन लगाया, शाम को लॉकडाउन की वो तारीफें कर रहे थे। तो वजीर आजम लॉकडाउन का क्रेडिट भी लेते रहे, एक मरतबा नहीं, कोई मेरा ख्याल है कुछ 6-7 मरतबा उन्होंने इसका क्रेडिट लिया है कि पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ केसेस कम है उसकी वजह लॉकडाउन है, जो डेथ रेट कम है उसकी वजह लॉकडाउन है, और हमने बर वक्त लगा दिया, हमने सही टाइम पे लगा दिया। तो वो खुद कहते रहे। आज अब वो कह रहे हैं कि जी मेरी बात सुन ले, तो मुझे नहीं पता कौन है जो उसकी बात नहीं सुन रहा था। और बाकी चले चीफ मिनिस्टर को तो मैं फिर ये बात मान भी लूं कि नहीं मानी उनकी बात, लेकिन इस्लामाबाद में कौन है जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी और लॉकडाउन हो गया था। मुझे साथ में से साहब ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर 182 केसेस ऐसे हैं, अमवात हो गई घरों में लोगों की, जिसकी वजह से बार बार सवाल उठ रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी ये हुआ, दूसरे बड़े शहरों में ये हुआ कि कहीं बहुत सारे लोग जो टेस्ट कराने ही नहीं गए, उनको लगा उनकी तबीयत ख़राब है, और कहीं शरह अमवात पाकिस्तान की ज़्यादा ना हो, हम 1.9 और 2% समझ रहे हैं, और ये फैले और बहुत ज़्यादा खुदा न ख्वास्ता अमवात हो रही है कब्रिस्तान में। इसके अलावा आप ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूंसी वाले पॉलिटिशियन हैं, आपको लग रहा है वाकई ज़्यादा हो सकती है शरह पाकिस्तान में? देखिए शायद मैं आपको यकीन से एग्जैक्टली नंबर्स की बुनियाद पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं आबादियों में रहने वाला आदमी हूँ, आम लोगों से मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक है, लेकिन मुझे ये पता है कि कराची शहर में जो शहर के दरमियान के इलाके हैं वहां पर कब्रिस्तान जितने भी हैं वो भर चुके हैं और कई सालों से भर चुके हैं। तो उन कब्रिस्तानों में जितनी तदफीन पिछले कई बरसों से हो रही है वो रिकॉर्डेड नहीं होती है। वो जो हम बताते हैं ना कि कब्रिस्तान के रिकॉर्ड से आ गया कि इतनी तदफीन हुई है रोजाना की बुनियाद पर, तो कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां तदफीन होती रहती है। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना से पहले भी वहां तदफीन होती रहती है, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं होती है कब्रिस्तान के, इसलिए कि वो ऑफिशियली कब्रिस्तान वो बंद होते हैं। लेकिन चूंकि लोगों की आबादियों के दरमियान है तो वो किसी तरह से मैनेज करके गोरकन से मिलकर वो किसी तरह वहां पर तदफीन कर लेते हैं। तो इस किस्म के वाकयात की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और ये एक मसला बहरहाल है कि आज भी कई लोग ये समझते हैं कि अगर कोरोना को हम बताएंगे कि हो गया है तो शायद एक स्टिग्मा है। उसके अलावा दूसरा शायद वो हैसल उनको समझते हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कई केसेस ऐसे भी हैं कि ऐसे अफराद भी हैं जिनकी डेथ जो है ना विद इन फ्यू डेज हो जाती है। अच्छे भले होते हैं लेकिन ऑल ऑफ सडन वो कलेप्स कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो कई ऐसे घरों पे डेथ बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन चूंकि मैं कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता हूँ जिससे एक बहुत बड़ा नया पडोस बॉक्स खुल जाए। बहुत शुक्रिया सैयद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम इशू है हुकूमत के लिए, और वो है इत्तेहादियों का नाराज़ होना, उस पर बात करेंगे फिर के बाद। वफाकी हुकूमत के अहम इत्तेहादी सरदार अख्तर मैंगल को मनाने के लिए हुकूमत भी सरगर्म है, और अपोजिशन की जमातें भी कोशिश कर रही हैं कि अख्तर मैंगल को साथ मिला लिया जाए। इसलिए मुलाकातों में तेज़ी आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अख्तर मैंगल से मुलाकात की। इससे पहले हुकूमती वफ़द जिसमें परवेज़ खटक और असद उमर शामिल थे, उन्होंने भी सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात की। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही राब्ते कर रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि वो इत्तेहादियों को मना ले। सरदार अख्तर मैंगल की हुकूमत से अलहदगी के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी उनसे रब्ता किया। दूसरी तरफ खदशा है और इस बात का है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की भी हुकूमत से अलग होने के बाद दीगर इत्तेहादी भी हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे या कम अज़ कम बारगेन करेंगे। MKM और PML काफ ने यह ज़रूर वाज़ेह कर दिया कि वो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, मगर क्या बारगेनिंग पोजीशन बढ़ेगी? अख्तर मैंगल साहब क्या मान जाएंगे? हमने शिबली फराज साहब, आप पहले बताइएगा किस हद तक आपको लगता है कि आप मनाने में कामयाब हो जाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि वो अब नहीं मानेंगे। देखें, ये जो कॉलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें ज़ाहिर है कि इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं, और इसमें ब्रिंक्समैनशिप भी होती है, और इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पॉलिटिक्स एक इसी का नाम है, और हमारी अभी भी ये उम्मीद है, हमारी कोशिशें जारी हैं। हम ये समझते हैं कि जो बलूचिस्तान के अवाम है उनको उनकी इंटरेस्ट का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। उनके जो डिमांड्स हैं, कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए, कुछ में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जाहिर है कि उनको भी पता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कि कोई भी उनका जो एक डिमांड है कि वो ओवरनाइट तो शुरू नहीं हो सकता। अगर वो कह रहे हैं कि जी डैम्स बनाने हैं तो ठीक है, शुरू होना चाहिए, लेकिन हमारी जो सिचुएशन है उसमें हम उनको इंशाल्लाह इस बात पे राजी करेंगे कि हमारी इंटेंशन भी है, और हम उनको उनकी जो डिमांड्स है वो कोई जाती तो नहीं है ना, ज़ाहिर जाती नहीं है, मगर जो डिमांड्स उनकी हैं वो उसका आपने मुआहिदा ही किया था जिस पर आपने अमल दरामद नहीं किया। वो कहते हैं मिसिंग पर्सनस की लिस्ट बड़ी हो गई है, फहरिस्त जो मिसिंग है उनमें इजाफा हो गया, जो रिकवर हुए उसमें वो इतने नहीं हुए जितने और ज़्यादा मिसिंग हो गए। तो बतौर सियासी जमात उनका कहना है कि आप कर नहीं सकते, तो आप कर नहीं पाएंगे तो उनको नई गारंटी क्या देंगे, कैसे मनाएंगे?
लेकिन कुछ तो हम कर पाएंगे ना जी। मतलब है कि जाहिर है कि जो पूरी ख्वाहिशें तो कभी तकमील ना उनकी हो सकती है और ना होती हैं। अब हमारी पूरी कोशिश है, अगर उनको ये मालूम है कि कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते तो जाहिर है कि फिर हमसे उसका डिमांड करना भी मेरा ख्याल है थोड़ा गैर मुनासिब होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये नेगोशिएशंस आर ऑन और इंशाल्लाह ये एमिकेबली ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब सीनियर साफी तज़किया सुहेल वड़ाई साहब भी मौजूद हैं। वड़ाई साहब, आप सूरत हाल देख रहे हैं और मैं एक तो आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया है। आपने कोरोना आपको हुआ, आपने वो जंग लड़ी, आप सेहतियाब हुए, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो। साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपको लग रहा है हुकूमत को कोई ख़तरा है या बड़ा सेफ़ है हुकूमत? क्योंकि मैंगल साहब के नाराज़ होने से, अलग होने से हुकूमत ख़तरे में नहीं आती है, मगर ज़ाहिर है एक लेवरेज बढ़ जाता है दूसरे इत्तेहादियों का। मगर दूसरे इत्तेहादी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने आपके इंटरव्यू में कहा कि वो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, MQM का भी कोई इरादा नहीं है, तो हुकूमत सेफ़ है? देखिए, हमारे यहाँ इसको कहा जाए या ना कहा जाए, सिर्फ जो है सियासी जमातें या इत्तेहादी फ़ैसला नहीं करते। यहाँ हमारी रियासत में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि ये हुकूमत चलनी है या नहीं चलनी। आप सेनेट का पिछली दफ़ा का वो सारा मामला याद करें कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो अपोजिशन थी उसके पास मेजॉरिटी थी, लेकिन वो नहीं कर सके। इसलिए अब भी जो भी कोई तब्दीली होगी, सबसे पहले तो देखना ये होगा कि हमारे जो रियासती अदारे हैं क्या वो तब्दीली चाहते हैं या नहीं चाहते। ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल ये है कि लोग तो टूटने को तैयार बैठे हैं। काफ लीग के अपने मसाइल हैं, BNP के अपने मसाइल हैं, JWP के अपने मसाइल हैं, फिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे ग्रुपिंग है। तो लेकिन सवाल ये है कि ये कोई भी इतना हमारे यहाँ सारे बड़े अक्लमंद हो गए, कोई भी नाराज़ भी उस वक़्त तक नहीं होता जब तक उनको ये नहीं पता चला था कि इनकी हुकूमत जाने वाली है। नाराज़ भी उस वक्त होने शुरू होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि कुछ इनके मामलात ख़राब हैं रियासती अदारों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाराज़ होने शुरू होंगे। और जहाँ तक मैंगल साहब का है, ज़ाहिर है उन्होंने बलूचिस्तान से तल्लुक़ है, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। और दूसरा यह है कि अब मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी मैंगल साहब से वो रवैया नहीं रखती जो पहले रखती थी। कुछ मामलात जो हैं वो बेहतर हुए हैं और बलूचिस्तान के हवाले से शायद कुछ सोच भी तब्दील हो रही है। तो वैसे भी जो आपने जुमला कहा कि इत्तेहादी भी उस वक्त साथ छोड़ते जब उनको नज़र आता है कि हुकूमत ख़तरे में है, तो परवेज़ इलाही साहब ने तो आपके इंटरव्यू में कहा कि वो बिल्कुल नहीं साथ छोड़ेंगे इस हुकूमत का। MQM की तरफ से भी ऐसा कोई इशारा नहीं है। तो फिर उन्हें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जाने वाली नहीं है, तो वो किसी धमकाने की या बार्गेन की भी इस वक्त पोजीशन में नहीं है बजट से पहले, आपके ख्याल में? देखिए, ये मुत्तहिदा भी और चौधरी साहबान भी बहुत तजर्बाकार खिलाड़ी हैं सियासत के, और ये हर वक्त इस पे नज़र रखते हैं कि सियासत किधर जा रही है। ज़ाहिर है ये देखेंगे कि रियासती अदारे जब तक मुतमिन हैं ये भी साथ रहेंगे। जब उन्हें लगेगा कि रियासती अदारे जो हैं वो अब मुतमिन नहीं रहे और परफॉर्मेंस जो है इमरान खान नहीं दिखा सके, कोई इनके दरमियान इख्तलाफ आना शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि एक इशारा होगा और पंजाब के अंदर तब्दीली और दूसरी जगहों पे तब्दीलियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन काश ऐसा ना हो, ना अदारे और हुकूमत आपस में इख्तलाफ राय हो, ना ये इशारे हों, ना हुकूमतें बदलें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कुछ परफॉर्म करे। मईशत है, जिस दिन से आई है हुकूमत, बहाने तो मौजूद हैं लेकिन मईशत ठीक नहीं हुई, हर चीज़ नीचे जा रही है। तो जब कभी भी कोई हिसाब करेगा, कोई अदारा, आवाम, कोई पार्लियामेंट, तो वो देखेगा तो सही ना कि आपने 2 साल में जहाँ से हुकूमत शुरू हुई थी आप कहाँ ले आए हैं, तो उस वक़्त फिर हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो बड़े साहब, यानी कि इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, ज़ाहिर कोरोना से पहले भी कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, मईशत नीचे जा रही थी। अब आप ये कह रहे हैं कि अब भी एज ऑफ नाउ भी हुकूमत के पास टाइम है कि ना इत्तेहादियों से ख़तरा है, ना कोई और ख़तरा है, ना अपोजिशन से पार्लियामेंट में ख़तरा है, कि अब भी अगर अपनी कारकर्दगी पर फोकस कर लें तो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है शाहज़ेब साहब, ज़ाहिर है प्रेडिक्शन करना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वाक़यात नए आ जाते हैं, नए हालात आ जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो 6 महीने हैं
जो कि आप यूँ समझें कि जुलाई से शुरू हो के दिसंबर तक है, ये बड़ा एक इनके लिए आप यूँ समझिए कि सर्वाइवल का ज़माना है। और ख़ान साहब ने ख़ुद भी, मुझे पता चला है, काबीना में ये कहा है कि भाई ये 6 महीने ही हैं, फिर जो यूँ समझे कि जो भारी साइड है वो दूसरी हो जाएगी अपोजिशन। तो इस 6 महीने के अंदर अगर ये अपनी को परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं पहले 2-3 महीनों में तो ठीक है, वगरना आप यूँ समझे कि अल्टरनेटिव की तलाश शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो नहीं होना कि हमेशा इमरान खान नहीं रहना है, किसी ना किसी मुतबादल ने तो आना है, चाहे वो सियासी मुतबादल होगा, कोई उनका पार्टी का मुतबादल होगा। ये तो कोई भी रियासत ये तो नहीं कर सकती कि किसी के बारे में सोचे ही ना कि इसके बाद क्या होगा। अगर वो अपने अदारे के मुतबादल सोचते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो हुकूमत के मुतबादल ना सोचते हों। तो ये तो ज़रूर सोचा जाएगा, और यही वो 6 महीने हैं जिनमें मुतबादल भी सोचा जाना है, इनकी परफॉर्मेंस का भी फैसला होना है, और इन्होंने रहना है या नहीं रहना है उसका भी फैसला होना है। बहुत शुक्रिया अफजल भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिल वक्त हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ना इत्तेहादियों से ना कोई और। हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर फोकस कर सकती है, उसे बेहतर कर सकती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप खबर पर बात करेंगे। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 34 साल पुराने प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तार हैं। 100 से ज़ायद दिन हो गए हैं। अब तक उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं किया गया और ना ही उनकी जमानत मुमकिन हो सकी है। उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत बार बार मुलतवी होती रही। कभी समाअत इसलिए मुलतवी हुई कि बेंच को केस की फाइल देर से मौसूल हुई, कभी बेंच तब्दील हो गया, कभी जज छुट्टी पर चले गए। आज भी दरख्वास्त जमानत की समाअत के लिए एक नई तारीख दे दी गई। लाहौर हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने सवाल किया कि क्या मीर शकील उर रहमान जिस्मानी रिमांड पर हैं। उस पर मीर शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि नहीं, उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया जा चुका है। जस्टिस शहबाज रिजवी ने पूछा कि 7 अप्रैल के बाद मीर शकील उर रहमान के खिलाफ क्या मवाद रिकॉर्ड पर आया। मीर शकील उर रहमान के वकील ने बताया कि बशीर अहमद, डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट, और DG LDA हुमायूं फैज रसूल के बयानात नैब हुकाम ने कलमबंद किए हैं। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब ने LDA के 2 अफसरों के बयान कलमबंद किए। मीर शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत से कहा कि नैब ने गिरफ्तारी से पहले अपने ही बनाए गए SOPs की खिलाफवर्जी कर दी। दौरान तफ्तीश मीर शकील उर रहमान से कुछ बरामद नहीं हुआ। 34 बरस कबल खरीदी गई प्रॉपर्टी के तमाम शवाहिद नैब को फराहम कर चुके हैं। नैब ने मजीद कुछ बरामद नहीं करना। मीर शकील उर रहमान को जमानत पर रिहा किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने सवाल किया कि नैब ने अपने जवाब की 2 कॉपियां क्यों जमा नहीं करवाई। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सर, हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में 4 कॉपियां फराहम की थी। इस पर जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने कहा कि अदालत के सामने नैब के जवाब की सिर्फ 1 कॉपी मौजूद है, जिसके बाद मजीद कार्रवाई 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। यानी अब जमानत की दरख्वास्त की समाअत 14 दिन के बाद होगी, क्योंकि कॉपी का मसला था। मीर शकील उर रहमान ने 11 मई को लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की थी। 42 दिन हो गए ये मामला लाहौर हाईकोर्ट में ही है और मुसलसल इल्तवा का शिकार है। मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत पर पहली बार 12 मई को समाअत हुई, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट ने नैब से जवाब तलब करते हुए 28 मई तक समाअत मुलतवी कर दी। मगर इस दौरान 2 रुकनी बेंच तहरीर हो गया और केस की समाअत करने वाले बेंच की 28 मई की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। फिर नया बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर शामिल थे। नए बेंच के सामने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए 11 जून के लिए फिक्स हुई, मगर इस तारीख को भी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी, क्योंकि समाअत की तारीख से 5 दिन पहले 6 जून को बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए और फिर दरख्वास्त की समाअत के लिए 17 जून की तारीख मिली। समाअत के दौरान जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि हमें आज ही फाइल मिली है, पढ़े बगैर किस तरह सुन सकते हैं, इस केस को पीर को सुनेंगे। और फिर केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी गई। इस दौरान एक बार फिर बेंच तब्दील हो गया। अब आज होने वाली समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफती तंजीमों, आलमी इदारों, इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से मुसलसल आवाज़ उठाई जा रही है। मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों और सियासतदानों की जानिब से इस गिरफ्तारी की मजम्मत की गई है, इसे गैर कानूनी करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी हुकूमत को ख़त लिखकर अपने खदशात का इज़हार किया था। 17 जून को यह ख़त सामने आया, जिसमें कहा गया था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर खदशात हैं। ये गिरफ्तारी बज़ाहिर उनके जंग मीडिया ग्रुप में बतौर एडिटर इन चीफ के किरदार की वजह से है। हमें इस बात पर खदशात हैं कि जंग मीडिया ग्रुप और दीगर मीडिया के इदारों के हक़ के इदारे राय पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं जब वो मुल्क की सियासत की कवरेज करते हैं। हम इस बात पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हैं
कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ कार्रवाई और इकदामात उनके और उनके इदारे की जानिब से हक के इजहार राय के जवाब में हो सकती है। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मैंडेट के तहत ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम केसेस के हवाले से वजाहत लें जिन पर हमारी तवज्जो दिलाई जाए, इसलिए हुकूमत इन मामलात पर मजीद मालूमात फराहम करे। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की कानूनी वजूहात बताए और बराए मेहरबानी वजूहात भी बताएं कि 34 साल बाद ये इल्ज़ामात क्यों लगाए गए, और वजाहत करें कि मीर शकील उर रहमान को ट्रायल से पहले ही क्यों गिरफ्तार कर लिया गया और हक़ के इज़हार राय, हक़ के आज़ादी के बैनुल-अक़वामी मयार और क़वानीन के आर्टिकल 9 और 19 से ये गिरफ्तारी कैसे मुताबिकत रखती है। बराए मेहरबानी इन इक़दामात के हवाले से मालूमात दीजिए जो आपने अपनी हुकूमत पर लगने वाले इल्ज़ामात के जवाब में उठाए कि मीडिया और हक़ के इज़हार राय की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं और मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बराए मेहरबानी इन इक़दामात के हवाले से मालूमात दीजिए जो आपने उठाए हों ताकि मीडिया धमकियों, हिरासानी और मुदाखलत के बगैर अपना हक़ के इज़हार राय इस्तेमाल कर सके। बराए मेहरबानी 60 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए। मीर शकील उर रहमान को 12 मार्च को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने खिलाफ तहकीकात के लिए खुद नैब लाहौर के दफ्तर गए थे। 100 दिन से ज़ायद हो गए हैं, उनके खिलाफ ना कोई रेफरेंस फाइल हुआ, ना उनकी ज़मानत हो सकी, और ये सब हो रहा है। याद अल्लाह।